So hello friends, today we are going to discuss the administrative theory of Henry Fayol. This is the second theory of classical school. First theory is already discussed, which is scientific management theory, which is given by Taylor. So as you know that Taylor focused on labor productivity. उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इस स्टेजेस का कि हर लेबर को स्टेजेस पे डिवाइड कर दिया जाए और उससे ये बोला जाए आप अपनी स्टेज बढ़ाएं तो आपकी क्या बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ जाएगी. बट हेनरी फ्यूल फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट को कुछ ऐसे चीज़ें बना के रखनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसका अगर मैनेजमेंट फॉलो करे तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा बना सकता है. हेनरी फ्यूल ने जो मेन फोकस किया वो किस पे किया? मैनेजमेंट पे किया कि लोग वही काम करते हैं जो मैनेजमेंट उनसे करवाना चाहता है. सो व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स? सम ऑफ प्रिंसिपल्स आर रिटन हियर. द फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क. उन्होंने ये बताया अगर मैनेजमेंट चाहता है कि सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हों तो डिवीजन ऑफ वर्क शुड बी क्लियर. आपको पता होना चाहिए कि इस वर्कर को कौन सा काम देना चाहिए, कौन से वर्कर के लिए कौन सा काम है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट वर्कर शुड फिट ऑन दैट वर्क. ठीक है, सारे वर्कर्स सारा काम नहीं कर सकते हैं, तो जो भी वर्कर की स्पेशलाइजेशन है उनको उन्हीं के हिसाब से काम दिया जाए और ऐसा काम दिया जाए, इतनी देर का काम दिया जाए, ना ही उसको एक्सप्लॉयटेशन फील हो, ना ही उसको बोरिंग फील हो, बट दैट वर्कर शुड फील इंगेज्ड. हमेशा वर्कर को इंगेजमेंट फील हो और उसको उसके काम में मजा आए. तो सबसे पहले पॉइंट ने ये बताया कि वर्क जो है ऐसा डिवाइड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड टाइमिंग शुड बी प्रॉपर. ठीक है, नॉट बोरिंग एंड नॉट एक्सप्लॉइटिंग. मतलब एक आपको पता है ये 6 घंटे का काम है, हमारी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो आप इतना काम ना देते हो 10 घंटे का कि वो करता रगड़ता बोर हो जाए, उसको वो उस काम को अच्छे से ना करे और वो उस काम में क्या करे, मन फिर ना लगे. उसको काम पसंद है लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है और वो 10 घंटे 6 घंटे का काम है 6 घंटे. So hello friends, today we are going to discuss administrative theory of Henry Fayol. This is the second theory of classical school of management. I have already discussed the first theory, which is scientific management theory, which is given by Taylor. टेलर फोकस्ड ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी. आपको ये बात पहले ही हम बता चुके हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी पे टेलर ने फोकस किया था. हेनरी फ्यूल फोकसेस ऑन मैनेजमेंट, दैट द मैनेजमेंट इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए जिनको 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल बोलते हैं कि मैनेजमेंट को किन 14 बातों पे ध्यान रखना चाहिए अगर उसको प्रॉपरली काम करना है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट डिवीजन ऑफ वर्क, दैट ईच वर्कर शुड गिवन द स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ. उन्होंने ये बताया कि हर वर्कर को काम देना चाहिए उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और उनको उतना ही काम देना चाहिए जितना उनसे हो सके. तो अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे, जैसे 6 घंटे की आप ड्यूटी लेते हैं किसी भी वर्कर से और आपने उनको 10 आवर्स का काम दे दिया है, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसे केसेस में वर्कर्स काम तो करते हैं लेकिन वो मन लगा के नहीं करते, वो जल्दी जल्दी काम करते हैं जिसकी वजह से काम प्रॉपर नहीं होता है और चीज़ें खराब हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास जो भी वर्कर है आप उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम दें और उतना ही काम दें जितना वो काम कर सकते हैं. Second is authorities and responsibility. When you are giving some work, that work should be the authority of that person. Suppose there are 5 members, आप इनको कुछ काम दे रहे हैं तो इनमें से आप एक इंसान को अथॉरिटी दे दें. ठीक है, इन 5 में से किसी एक इंसान को अथॉरिटी दे दें ताकि जब भी काम के अपडेट लेनी हो कि अभी काम कहाँ तक पहुँचा या कितना टाइम लगेगा या कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो आप इसी इंसान से बार बार जाके पूछें. और हेनरी फ्यूल ने ये देखा है कि जब ग्रुप्स में काम किया जाता है तो वर्कर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आपस में लड़ने लगते हैं, समय वेस्ट करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं. अगर आप किसी को अथॉरिटी दे देंगे तो उनको पता होगा कि हमको कमांड लेनी कहाँ से है और करना क्या है.
ठीक है। अगर आप किसी सिंगल पर्सन को भी काम दे रहे हैं तो ये आप उसको अथॉरिटी में डाल दीजिए कि इसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, आपके जॉब प्रोफाइल पे पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप वर्कर को देते हैं ना, तो वर्कर को लीडर वाली फीलिंग आती है और वर्कर और मेहनत से काम करने की कोशिश करता है। थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द प्लान और देर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, देर इज नो बर्डन। आप किसी से भी फोर्स करवा के काम नहीं करेंगे, आप सबको क्या करेंगे, डिसिप्लिन में रखवा के काम करेंगे, लेकिन आप किसी को भी जोर जबरदस्ती से काम नहीं कराएंगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है सारी चीजें आराम से हो रही हों, और आराम से कब होंगी, जब आप दूसरों की भी सुन के उनके भी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करेंगे। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में लाइट माहौल नहीं है, बहुत हार्श माहौल है, बहुत ज़्यादा ही बर्डन है, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ या तो छोड़ देते हैं जॉब को, या फिर काम करते हैं तो मन लगा के काम नहीं करते हैं। ठीक है। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि कमांड देनी किसको है, ठीक है, और क्या कमांड देनी है। कई बार क्या होता है, हमारे ऊपर 3 सबऑर्डिनेट होते हैं और तीनों अलग अलग बात बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये अलग बात बोलेगा, ये अलग बात बोलेगा और ये अलग बात बोलेगा, जिसकी वजह से नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको करना क्या है। ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड का ये मतलब है कि जो भी ऑर्डर आएंगे वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे, एक ही जगह से आएंगे। ठीक है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी सेम यूनिटी ऑफ कमांड की तरह ही है कि विजन जो है, विजन को ध्यान में रख कर ही उसी डायरेक्शन में सब लोग काम करेंगे। ठीक है। विजन जो भी है कंपनी का, उसी को ध्यान में रखते हुए लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है। फिर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी वी आर वर्किंग। ठीक है। इंटरेस्ट का मतलब ये भी होता है कि लेबर के इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हें काम दिया जाएगा और कंपनी के इंटरेस्ट के हिसाब से ही लेबर काम करेंगे। ये म्यूचुअल इंटरेस्ट वाला काम है। ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लेबर और कंपनी के बीच में। Remuneration, this thing is also very important because after working some time employee feel disheartened और demotivated। एक टाइम पे हाँ सैलरी मोटिवेशन होता है जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, लेकिन जब 1 साल बाद उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लगता है और बोर भी होने लगता है उसी काम को करते करते। तो रेम्यूनरेशन का मतलब ये होता है कुछ तरीके के मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मैनेजमेंट को अरेंज करने चाहिए अपने वर्कर के लिए। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक awards, certificates, all these things, and appreciation and monetary benefits like bonuses। आप बोनस दे सकते हैं, आप हॉलीडे टूर दे सकते हैं, या फिर आप कुछ कूपन्स दे सकते हैं। ये होता है रेम्यूनरेशन। इनसे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है काम अच्छा करने का। सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो भी अथॉरिटीज़ है उनको सब पता होगा कि कंपनीज में क्या चल रहा है, उनके इशारे के बिना कंपनी में कुछ भी नहीं होगा। 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटीज अपना कमांड बना के रखती हैं, हर चीज़ पे नज़र रखती हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, हेयर यू कैन टेक डिसीजन बाय योर ओन। ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि अथॉरिटीज़ को पता होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि अथॉरिटीज़ यहाँ भी कुछ गलत होता देखती तुरंत रोक देती है। फ्लेक्सिबल आपको कर देना अच्छा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एम्प्लॉय ऐसा जरूर होता है जो इसका मिस यूज़ कर लेता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन करना इतना भी सही नहीं होता। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेंट्रलाइजेशन बेस्ड होती है। स्केलर चेन मीन्स एक हायरार्की में सारा सिस्टम चलेगा, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, और उसके बाद ऐसे चलेगा। स्केलर चेन मीन्स फॉलोइंग अ हायरार्की ऑर्डर, ईच टास्क विल बी डन इन अ ऑर्डर। जो भी ऑर्डर मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उसी ऑर्डर में हमारे टास्क चलेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले फैक्ट्री ओपन होगी तो क्या होगा, उसके बाद 1 घंटे बाद क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा, 3 घंटे बाद क्या होगा। ये एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है और उसी ऑर्डर से चीज़ों का रन होना बहुत ज़रूरी है। और ये किसका काम होता है, ये मैनेजमेंट का काम होता है, ये ऑर्डर डिसाइड करना। ठीक है। इक्विटी, इक्विटी मीन्स टू ट्रीट योर एम्प्लॉयज़ लाइक अ फैमिली मेम्बर। आपके एम्प्लॉयज़ जब सेफ महसूस करेंगे तो ही वो अच्छे से काम करेंगे। ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम होता है, ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एज अ फैमिली मेम्बर उनके लिए काम करें। उनको ये ना लगे कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं,
कि उनको यहाँ पे एक परिवार वाली फीलिंग आए, उनको ये लगे कि कंपनी अच्छा करेगी तो मेरे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर कंपनी खराब करेगी तो भी मेरे ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इक्विटी। इक्विटी मीन्स सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं। एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज़्यादा कम हो आपका, जिससे क्या होता है आपके पास स्पेशलाइजेशन आ जाता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय है जो आपके लिए 4-5 साल के लिए काम कर रहा है, लेकिन बाद में वो कुछ ऐसा देखता है जो उसको अच्छा नहीं लगता है, और फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है। तो जब आप नया एम्प्लॉय लेकर आओगे तो सेटल होने के लिए 6-7 महीने लग जाएंगे, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि जैसे वो 4-5 साल आपके लिए काम किया है तो ये नया वाला भी 4-5 साल काम करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके पुराने, जितना पुराना एम्प्लॉय होगा उतना ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होगा अपने काम में, ठीक है। वो 2 लोगों का काम भी एक साथ कर देगा, क्योंकि वो सालों से यही काम करता आ रहा है। तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, और उनको छोड़ के नहीं जाने देना चाहिए, ठीक है। आपको उनको सिक्योर फील कराना, जॉब सिक्योरिटी उनकी होनी चाहिए। इनिशिएटिव, हर एम्प्लॉय को आप एक लीडर बना दीजिए। कोई भी काम हो तो सब सामने से इनिशिएटिव करें कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। सो इसमें क्या, और आप ये कब होगा जब आप उनको क्या देंगे, थोड़ा सा कमांड करने की इजाज़त देंगे, जब आप उनको थोड़ी सी अथॉरिटी देंगे। टाइम टाइम पे आपको उनको अथॉरिटी दे के चेक भी करना चाहिए कि इनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। सो इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट दैट गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज़ एंड चेक देयर लीडरशिप स्किल्स। तभी तो आप उनको प्रमोट कर पाएंगे, जब आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो वो प्रमोट कैसे होंगे। स्पाइड डी क्रॉप्स, इसका ये मतलब होता है टू ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉरपोरेशन। इसका सहयोग से ये सारा काम हो रहा है, और ये बिल्कुल एक चेन की तरह है, ये बिल्कुल एक पजल की तरह है। अगर एक भी पीस मिसिंग होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं हो पाएगी। आपको एक छोटी से छोटी चीज़ का अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पेक्ट रखना है। दिस इज़ अबाउट रिस्पेक्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, और हर चीज़ की वैल्यू करनी है। तो ये हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन 14 प्रिंसिपल्स को मान लेती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रन करेगी। सबसे पहला, काम सही से काम सही से बांटा जाए, उस काम की जिम्मेदारी किसी को दी जाए। काम जो भी हो रहा है कोई भी जोर ज़बरदस्ती से ना हो, एक जगह से सारा कमांड आए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कमांड जो है ऐसी डायरेक्शन में हो कि कंपनी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सारे कमांड आए according to the vision of the company. Interest, each employee should be given the work according to their interest. Time to time motivation is necessary by remuneration, and no matter it is monetary or non-monetary. Centralization means each and everything will be in mind of the authorities. Scalar chain, a hierarchy should be followed, so there should be not any confusion, ठीक है। क्योंकि अगर लेबर बार बार सीईओ को जाके परेशान करेगा तो वो टाइम वेस्ट करेगा, इतना टाइम होता नहीं उनके पास, और अगर ऐसा होता भी है तो इनको गैंग प्लैंक बोलते हैं, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा काम करने का। इक्विटी, एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज फैमिली मेंबर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉय शुड बी केप्ट एज अ ट्रेजर, ठीक है, एक ट्रेजर की तरह आपको उनको संभाल के रखना है, उनको छोड़ के जाने नहीं देना है कुछ भी हो जाए। इनिशिएटिव, आपको हर एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ टास्क देते रहने हैं ताकि आप उनकी लीडरशिप स्किल चेक कर सकें। स्पाइड स्कोप्स, आपको एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉरपोरेशन, एक फैमिली की तरह ट्रीट करना है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आपको ये हेनरी फ्यूल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।